बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुप्रतीक्षित फैसला देते हुए सभी 32 आरोपियों को किया बरी। कोर्ट ने कहा विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं, एक आकस्मिक घटना थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में आज सुबह मुख्यमंत्री से फोन पर की बात। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक कोविड टेस्टिंग हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने डोर टू डोर सर्वे, सर्विलांस और टेस्टिंग को तेजी से चलाने के दिए निर्देश। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेठी, बरेली, संत कबीरनगर समेत 6 जिलों में 300 बेड के समर्पित कोविड अस्पताल का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 2 बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश में 2 बड़ी खबरें हैं। अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष अदालत ने कहा है कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, अचानक हुई थी और विध्वंस के मामले में राजनीतिक साजिश के साक्ष्य नहीं है। अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में कुल 48 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 17 आरोपियों की मामले की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। वहीं प्रदेश के हाथरस में हुई सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की, उनसे कठोरतम कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की घटना के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने और प्रभावी पैरवी करने के स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में आज बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, ये एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा आरोपियों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश भी की थी। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसके यादव ने 16 सितंबर को इस मामले की सभी 32 आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में मौजूद होने को कहा था। हालांकि वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और सतीश प्रधान अलग अलग कारणों से न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके थे। को न्यायालय ने आज फैसला बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील्ड बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया है। इस फैसले पर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि इस मामले का हमेशा के लिए पटाक्षेप हो जाना चाहिए। आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सबका एकमात्र उद्देश्य
जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र की तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने इस फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। वरिष्ठ भाजपा नेता साक्षी महाराज ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सहयोग और संघर्ष आज विजयी हुआ है। बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये सदियों से जो संघर्ष चल रहा था आज विजय हुई है। अयोध्या मामले में एक याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने कहा कि वो इस फैसले को स्वीकार करते हैं। साक्ष्य जो है वो सीबीआई के पास थे, क्योंकि सीबीआई जो है गवाह सबूत जो है वो कोर्ट जो है सबूत मांगता है। तो जब जहां सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उसे जो है सबूतों के आधार पर देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तो आम लोगों ने कराया था। आज कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय का ट्वीट कर स्वागत किया है। ट्वीट में लिखा है, सत्यमेव जयते। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पूज्य संतों, बीजेपी के नेताओं, वे पदाधिकारियों, समाजसेवियों को झूठे मुकदमे में फंसाकर बदनाम किया गया है। बाबरी विध्वंस मामले में बरी हुए सभी आरोपियों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि उन लोगों के साथ वर्षों बाद न्याय हुआ है। आचार्य धर्मेंद्र, साध्वी ऋतंभरा, स्वामी ओम प्रकाश पांडे ने कहा है कि भगवान राम की कृपा से आज हम सभी लोग बरी हो गए हैं। उन्होंने कहा, पूरी घटना में उन लोगों का हाथ नहीं था, ये अदालत ने आज स्वीकार कर लिया है। देखिए, जितने भी आरोप थे वो राजनीतिक विद्वेष की वजह से, वहाँ कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया। और मैं हमेशा कहती हूँ, हम भारतीय षड्यंत्रों के संघारी हैं। हम तो मंत्र रचते हैं, षड्यंत्र रचते ही नहीं हैं। जो निर्दोष व्यक्ति होता है उसे हमेशा कोर्ट पर विश्वास होता है कि हम निर्दोष और कोर्ट न्याय करती है। इसलिए हम लोगों को उस न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास था और न्याय हुई। सत्यमेव जयते नानृताम, अंततो गत्वा सत्य की ही जय होती है। भगवान को प्रणाम, अयोध्या की धरती को प्रणाम, लक्ष्मणपुरी है ये लखनऊ, इसे प्रणाम। विवादित ढांचा विध्वंस के मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले को लेकर अयोध्या में हर्षोल्लास का वातावरण है। मठ मंदिरों में संत महंत इस फैसले से खुश होकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी, तपस्वी छावनी, मणिरामदास छावनी और श्रीराम वल्लभा कुंज सहित दर्जनों मंदिरों में संतों ने उल्लास मनाते हुए एक दूसरे को बधाइयां दी। जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और ऐसे ही होना चाहिए। यह जो आदेश, यह ऐतिहासिक आदेश है, वैसे ही है जैसे रामलला का आदेश सुप्रीम कोर्ट से हुआ, वैसे सीबीआई कोर्ट से यह भी आदेश हुआ सभी के अनुकूल। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है।
राम मंदिर का फैसला आया उसी समय सब प्रसन्न हो गए। अब इसके बाद सीबीआई कोर्ट चाहे जैसा करे, सब में प्रसन्नता ही थी और आज भी प्रसन्नता है। देखिए, आज संविधान की जीत हुई। हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान में आस्था है और आज संविधान की जीत हुई। इसके नाते देखिए सब लोग बाइज्जत बरी हो गए। इसके नाते आप सभी को साधुवाद, सभी को कोट कोट आभार और धन्यवाद, शुभकामना और बधाई। अयोध्या विध्वंस मामले में बरी होने के बाद जयभान सिंह ने आज के दिन को ऐतिहासिक और न्याय की जीत का दिन बताया है। और आज उसी तरह गर्व हो रहा है भारत की न्याय प्रणाली पर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जन्मभूमि के बारे में जितना स्पष्ट फैसला दिया, जितना ऐतिहासिक दस्तावेज लिखा। अदालत ने बहुत साफ कहा है कि ये नियोजित षड्यंत्र नहीं था। अगर ये नियोजित षड्यंत्र होता तो अशोक सिंघल जी बालू से कार सेवा करने की बात क्यों करते? अगर ये नियोजित षड्यंत्र होता तो ये जानकर भी कि हमारे रामलला भगवान उसमें बैठे हैं, छत क्यों तोड़ती संगठित शक्ति? कोर्ट ने कहा कि घटना अचानक हुई है और उस समय की कांग्रेस की केंद्र सरकार के इशारे पर जिस तरह के कूटनीतिक दस्तावेज तैयार कराए गए थे वो अदालत में टिक नहीं पाए हैं, वही सबूत पेश नहीं कर पाए। ऐसी ताकतों की पराजय हुई है जो हिंदू आस्था को आज़ादी के बाद से प्रज्वलित करते आए और हिंदू नेताओं और संतों को बदनाम करने का काम करते आए। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने कहा है कि आज के दिन ऐतिहासिक न्याय की जीत हुई है। आंदोलन से जुड़े लोग नहीं हैं इस दुनिया में, उन लोगों को श्रद्धांजलि है। दूरदर्शन से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में षड्यंत्रकारियों ने फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन आज न्याय की जीत हो गई है। ढांचा विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार जी हैं, जानेंगे उनसे क्या कुछ प्रतिक्रिया है उनकी, तो किस तरीके से देखते हैं सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने सालों तक केस चला है, हर बार कहीं फार्म भरना होता था तो लिखना पड़ता था केस चल रहा है। आज कम से कम उससे मुक्ति मिली और विजय हुई, ऐतिहासिक विजय हुई और सत्य की जीत हुई, असत्य हारा है। कोर्ट ने जजमेंट में अपने कहा है कि वहां पर कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, जो आरोप लगाए गए थे वो निराधार है, वहां पर कोई साक्ष्य नहीं मिले कि ऐसा कि ढांचा को गिराने के लिए कोई प्रेरित किया गया। कोर्ट ने ठीक कहा, कोर्ट ने जो कहा है वो ठीक कहा। ये तो पहले से बात कहते, शाश्वत सत्य की बात थी, इसको हम लोग कहते चले आ रहे थे, लेकिन आज विजय है। वो सब हमारे बीच में होते तो कितने प्रसन्न होते। इस दौरान आपको बहुत संघर्ष भी करने पड़े, आप लोगों को क्या क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ी? आज के दिन में कुछ मन में राहत है? पूरी मन में राहत है। NSA में जेल जाना पड़ा, बाद में जेल जाना पड़ा, 2-3 बार जेल जाना पड़ा, ये सारा काम हुआ तो कम से कम इससे तो मुक्ति मिली। क्या एक षड्यंत्र के तहत ये सब कांग्रेस के षड्यंत्र था, उसके अंतर्गत ही काम हुआ। बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही खास है। आगे के लिए क्या कुछ आप लोगों ने सोच रखा है, कैसे क्या किया जाएगा? अभी आगे के लिए कुछ सोचा नहीं है, साधु संत सब तय करेंगे। हमारे यहाँ तो सब संत निर्णय करते हैं, तो उनके बीच में विषय जब जाएगा तो विचार करेंगे। अलग से कुछ नहीं, जो भी साधु संत तय करेंगे वही निर्णय होगा। दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनय कटियार जी जो बता रहे थे आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और वो तमाम लोगों को भी श्रद्धांजलि है जो अब इस आंदोलन से जुड़े रहे लेकिन इस दुनिया में नहीं है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, DD न्यूज, लखनऊ। प्रदेश के हाथरस में हुई सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और उनसे कठोरतम कार्रवाई करने को निर्देश दिया है। यूपी सीएम ने ट्वीट करके कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह दल आगामी 7 दिवस में अपनी रिपोर्ट दे देगा।
वहीं यूपी सीएम कार्यालय ने ट्वीट करके बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की घटना के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने और प्रभावी पैरवी करने के स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच हेतु 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की है, जिसमें प्रमुख सचिव गृह भगवान स्वरूप और चंद्र प्रकाश, पुलिस उप महानिरीक्षक और सेनानायक पीएसी आगरा पूनम सदस्य होंगे। आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित L2 कोविड चिकित्सालयों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की पॉजिटिविटी और डेथ रेट के नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है। साथ ही रिकवरी रेट को बेहतर करके आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा करने का काम भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक टेस्ट आज तक संपन्न हुए हैं। प्रत्येक जनपद में लेवल 1 हॉस्पिटल की श्रृंखला, लेवल 2 के डेडिकेटेड हॉस्पिटल का निर्माण और उच्च चिकित्सा संस्थान व मेडिकल कॉलेजों में लेवल 3 के हॉस्पिटल निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाने में सरकार सफल रही है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के साथ ही जिस प्रदेश में टेस्टिंग की कोई क्षमता न रही हो, आज हमारे पास 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हम विकसित कर चुके हैं। जिस प्रदेश में 36 जिले ऐसे थे जहां पर कोई भी वेंटिलेटर या HFNC नहीं थी, आज हमारे सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर और HFNC की सुविधा उपलब्ध है। जहां पे डॉक्टर्स की किल्लत मान करके लोग एक खाना पूर्ति करने का प्रयास करते थे, आज उस प्रदेश में हमारे पास हर एक जनपद में वेंटिलेटर, HFNC मौजूद है, जांच की सुविधाएं मौजूद हैं और पर्याप्त मात्रा में लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 के बेड्स भी मौजूद हैं, जहां पर हम उपचार के लिए हर प्रकार की सुविधा हर पेशेंट को उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। ये हुआ तब जब एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर कार्य करती हुई दिखाई दी और इस टीम वर्क का ही परिणाम है कि आज 6 नए कोविड हॉस्पिटल लेवल 2 के हम लोग प्रदेशवासियों को समर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली को कोरोना महामारी से निपटने के लिए 300 बेड के बने आधुनिक कोविड L2 अस्पताल की सौगात दी है। बरेली के सिविल लाइंस इलाके में बने 300 बेड के कोविड अस्पताल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। इस अस्पताल में कोविड के गंभीर मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद ने बताया कि कोविड हॉस्पिटल में L2 के मरीजों को भर्ती किया जाएगा। कोविड हॉस्पिटल में 35 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। यहां पर कोविड के गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा। इससे पहले निजी मेडिकल कॉलेज में ही कोविड के गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। इस मौके पर कमिश्नर, डीएम और CMS मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 300 शैय्या के चिकित्सालय का लोकार्पण किया है। इसके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर L2 की सुविधा शुरू कर सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ICU की व्यवस्था है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कोविड के लिए, जिसमें HFNC, वेंटिलेटर, बाईपैप सभी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। जो आवश्यक मैन पावर है उसका भी इंतजाम कर लिया गया है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो अब हमारे पास L2 की फैसिलिटी जोड़ने से जो भी कोविड में के लक्षण युक्त जो रोगी हैं, जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता है, उनको यहाँ पर इलाज किया जा सकता है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि विगत 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 4,271 नए मामले सामने आए हैं। जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, उनकी संख्या 5,434 है। इस प्रकार अब तक कुल 3,42,415 संक्रमित व्यक्ति उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना वायरस की रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 85.80 हो गया है। प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 50,883 है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,271 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए, उनकी संख्या 5,434 है। इस प्रकार अब तक कुल 3,42,415 संक्रमित व्यक्ति उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना वायरस से रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर
85.80 हो गया है, 85.80%। प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 50,883 है। इस प्रकार विगत 12 दिनों में हमने देखा है कि प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में लगभग 25% की गिरावट आई है। आज की जो सबसे उल्लेखनीय खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश ने आज 1 करोड़ टेस्ट का लैंडमार्क पार कर लिया है। प्रदेश में कुल मिलाकर के 24 घंटों में 1,61,058 टेस्ट हुए और अब तक कुल मिलाकर 1,98,896 टेस्ट किए जा चुके हैं। ये पहला राज्य है देश का जिसने 1 करोड़ टेस्ट की संख्या को पार किया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम मिर्जापुर, भदोही, शामली, बरेली, अमेठी तथा संत कबीर नगर के 6 L2 कोविड चिकित्सालयों का लोकार्पण किया है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट हो गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डोर टू डोर सर्वे, सर्विलांस तथा मेडिकल टेस्टिंग की कार्रवाई को पूरी तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार कोविड-19 के खिलाफ पूरी तत्परता से लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने, रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। मिर्जापुर, भदोही, शामली, बरेली, अमेठी तथा संत कबीर नगर के 6 L2 कोविड चिकित्सालयों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा भी की, जैसा कि अभी ACS हेल्थ बता रहे थे, कि पूरे प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक टेस्ट हो गए हैं, जो एक पूरे देश में रिकॉर्ड है। प्रत्येक जनपद में L1 चिकित्सालय की श्रृंखला हो गई है, L2 डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय की स्थापना है और उच्च चिकित्सा संस्थान और मेडिकल कॉलेजेस में L3 कोविड चिकित्सालय के निर्माण को तेजी से कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर और मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है, साथ ही रिकवरी रेट को बेहतर करके आम जनमानस में विश्वास पैदा किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सब प्रदेश में टीम वर्क से संभव हुआ है। इस टीम वर्क का ही परिणाम है कि आज 6 नए L2 कोविड चिकित्सालय प्रदेशवासियों को सेवा में समर्पित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में 36 ऐसे जिले थे जहां वेंटिलेटर या HFNC युक्त कोई सुविधा नहीं थी। आज सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर और HFNC की सुविधा उपलब्ध है। दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के 2 कर्मचारी सीताराम शर्मा और सुनीता पोद्दार आज सेवानिवृत्त हो गई। 1994 में सेवा में आने के बाद सीताराम शर्मा 26 साल उत्तम सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने इनको भावभीनी विदाई दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं प्रशासनिक विभाग में कार्यरत सुनीता पोद्दार, जिन्होंने 1985 में दूरदर्शन लखनऊ में ज्वाइन किया था, आज प्रवर्ण श्रेणी लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हो गई। दूरदर्शन केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ उनको विदाई दी। नए कृषि कानून बनने के बाद एक देश एक बाजार के तहत किसानों को अपनी फसल कहीं भी किसी को भी जो ज्यादा दाम में दे उसे बेचने की आजादी और सुविधा प्राप्त हुई है। किसान इस नए कानून का लाभ उठा रहे हैं। इस समय बासमती धान की 1599 किस्म खेतों में काटने को तैयार है। बासमती धान उत्पादक किसान हरदोई से करनाल के व्यापारी को ज्यादा दाम पर बेचने के लिए ट्रक से भेज रहे हैं। इस नए कृषि कानून के बनने के बाद किसानों को अपनी स्थानीय मंडी में ही बेचने की बाध्यता खत्म हो गई है। हरदोई के ग्राम नानकगंज ग्रंट के किसान जो हरियाणा के करनाल की मंडी में व्यापारी को अपने बासमती धान को बेचकर ज्यादा आमदनी पा रहे हैं, बेहद खुश हैं। हमारे खेत में बासमती का पंजाब 1509 वैरायटी लगी हुई है और यहाँ पे हमें इसका दाम वैसे तो प्रति कुंटल मिलता करीबन 1500 रुपये। हमने बात करी जब से ये केंद्र सरकार कानून लेके आई है, उससे पहले जो अध्यादेश लेकर के आई थी, हमने बात करी करनाल के एक व्यापारी से, तो वो अब हमें इसी बासमती पंजाब 1509 का करीबन 2200 रुपये प्रति कुंटल दे रहा है। तो हमें सीधे सीधे लगभग 600-700 रुपये प्रति कुंटल का इससे फ़ायदा हो रहा है
और हम सीधे इसको यहाँ से कटाई करके ट्रक में लदवा करके और सीधे हम इसको भिजवा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ मल्चर भी लगा है। मल्चर से हम जो इसकी धान की जो ठूठ है इसको वापस से मट्टी में मिला करके जैविक खेती का भी काम कर रहे हैं, जिससे पराली जलाने की भी नौबत ना आए, जिसके ऊपर उच्च न्यायालय ने और सरकार ने सीधे सीधे रोक लगा रखी। उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना मिर्जापुर, जिसमें नेशनल बंबू मिशन योजना के अंतर्गत 9 लाख से रुपए में बनाया गया बंबू सेंटर नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में गरीब तबके के महिलाएं पुरुष अपने बांस से बने हुए प्रोडक्ट को यहां लाकर बेहतर बनाएंगे। नक्सल क्षेत्र के पिछड़े जाति के लोग, जिस ढेकार आदिवासी बांस से डोलची और अन्य सामग्री बनाने वाली जाति के लोग यहां अपना बांस लेकर आएंगे और उसको काटने छीलने का काम एक ही छत के नीचे करेंगे, जिससे उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट में अच्छी फर्निशिंग आएगी और माल बाजारों में हाथों हाथ बिक जाएगा। इस बंबू सेंटर में कई प्रकार की मशीनें लगाई गई हैं, जो इन कारीगरों की समय पर बचत करेगा और सफाई बांस को सफाई से छीन कर लेगा और काटेगा भी। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुप्रतीक्षित फैसला देते हुए सभी 32 आरोपियों को किया बरी। कोर्ट ने कहा विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं, एक आकस्मिक घटना थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में 3 सदस्यीय एसआई गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में आज सुबह मुख्यमंत्री से फोन पर की बात। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक कोविड टेस्टिंग हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने डोर टू डोर सर्वे सर्विलांस टेस्टिंग को तेजी से चलाने के दिए निर्देश। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेठी, बरेली, संत कबीरनगर समेत 6 जिलों में 300 बेड के समर्पित कोविड अस्पताल का किया उद्घाटन। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।